यू ऑल, दिस इज मी मोहित लिसाड़ी एंड यू आर वॉचिंग अवर यूट्यूब चैनल बिलॉजिकल। दोस्तों आज हम इस वीडियो में पढ़ने जा रहे हैं सीबीआई के बारे में। सीबीआई कैसे काम करता है, सीबीआई कौन सा स्टैट्यूट है जिस पर ये काम करता है, इसकी पावर्स क्या हैं, ज्यूरिसडिक्शन क्या है, कहाँ तक काम कर सकता है, कौन इसे ऑर्डर देता है, किसके ऑर्डर पर काम करता है, क्या स्टेट गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है सीबीआई को, क्या सुप्रीम कोर्ट के पास पावर है, क्या सेंट्रल गवर्नमेंट्स के पास पावर है, इन सब के बारे में आज हम इस लेक्चर सीरीज में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों सब्सक्राइब करने के लिए मैं आपसे कहूंगा नहीं, क्योंकि अगर आपको वीडियो पसंद आएगा देन आप खुद इसको चैनल को सब्सक्राइब करने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। सीबीआई का जो गठन है ना दोस्तों, वो 1941 में हुआ। 1941 में जब इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ तब ये स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट के नाम से इसे जाना जाता था। ठीक है, जब ये 1941 में इसका गठन हुआ, 1941 से चलते चलते ये 1963 तक आते आते इसका नाम सीबीआई पड़ गया, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन इसका नाम पड़ गया। और ये जो चलता है ना, जो इसका संचालन होता है वो एक स्टैट्यूट से होता है जिसका नाम है DSPEA, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। इसके द्वारा इसका संचालन किया जाता है। इसकी जो ज्यूरिसडिक्शन है ना, इसकी प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन जो है, जहां पर इसको जो है जहां पर इसे परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, वो यूनियन टेरिटरीज तक है। जो इसकी प्राइमरी ज्यूरिसडिक्शन है वो यूनियन टेरिटरीज तक है। और ये जो काम करता है ना, ये इस एक्ट के थ्रू काम करता है, दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946। ये दोस्तों होम मिनिस्टर के अंदर आता है, होम मिनिस्ट्री बेसिकली। और इसमें कोई भी जब इसका गठन किया गया था ना 1941 में, इसका गठन किया गया था एक तरह से ब्राइबरी के केसेस को जांच पड़ताल करने के लिए, घूसखोरी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जो करप्शन फैल रहा था उससे रिलेटेड, सिर्फ इन केसेस की जांच करने के लिए इसका जो है गठन किया गया था। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बढ़ता गया, इसकी जरूरत, इसकी डिमांड बढ़ती गई और इसका ज्यूरिसडिक्शन ना, इसके मैटर ऑफ ऑब्जेक्ट, इसको प्रोब करने के, जांच करने के, वो बढ़ा दिए गए। और फिर जो भी हीनस तरह के क्राइम होते थे, जो राष्ट्र नेशनल लेवल पर बड़ा रूप ले लेते थे, वो सब जांच करने की पावर सीबीआई को धीरे धीरे दे दी गई। सेक्शन 5 ऑफ दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 का ये कहता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ऑथराइज कर सकती है सीबीआई को किसी भी स्टेट में किसी भी मामले की जांच करने के लिए। ध्यान रखना, ऑथराइज कर सकती है, अधिकार दे सकती है, ऑर्डर नहीं दे सकती है। इस पर आप गौर फरमाइएगा। सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग किसी भी स्टेट में किसी भी मामले में जांच करने के लिए सीबीआई को पावर दी जा सकती है कि वहां पर वो उस मामले की जांच करे। लेकिन किसी भी स्टेट में किसी भी मामले को जांच करने के लिए सेक्शन 6 बात करता है इसी एक्ट का। सेक्शन 6 ये कहता है कि अगर सेक्शन 5 के अकॉर्डिंग इस एक्ट के द्वारा, जो इस एक्ट का सेक्शन 5 है उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर्स दी हैं सीबीआई को, ऑथराइज किया है किसी मामले की जांच करने के लिए किसी स्टेट में, तो सेक्शन 6 ये कहता है जिस स्टेट में जांच करने वाले हैं, ठीक, उस स्टेट की कंसेंट होना जरूरी है। ठीक है, अगर स्टेट कंसेंट नहीं देता है तो सीबीआई वहां पर जांच नहीं कर सकती, वहां पर प्रोब नहीं कर सकती। ये बात आप ध्यान कीजिएगा। सेक्शन 5 और सेक्शन 6 दिल्ली स्पेशल पुलिस एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 के बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। दूसरा, फिर ये कहता है स्टेट कंसेंट दे सकती है, स्टेट सीबीआई को किसी भी मामले में ऑर्डर नहीं दे सकती है जांच करने के लिए, ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डर दे सकती है, सिर्फ ऑथराइज कर सकती है। दूसरी बात, ऑर्डर देने का अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास हैं। ये दो ही अथॉरिटीज ऐसी हैं जो सीबीआई को ऑर्डर दे सकती है। और जब सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सीबीआई को ऑर्डर दे सकते हैं किसी भी स्टेट में जांच करने के लिए किसी भी मामले पर, फिर उस मामले में इस सेक्शन 6 के थ्रू जो कंसेंट देनी थी स्टेट को, वो एप्लीकेबल नहीं रह जाता है। मतलब वहां पर सेक्शन 6 की जो प्रावधान है वो वहां पर बिल्कुल खत्म हो जाते हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने या फिर हाई कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया है सीबीआई को जांच करने के लिए किसी भी स्टेट में किसी भी मामले पर, तो वहां पर सेक्शन 6 के अकॉर्डिंग कंसेंट जरूरी नहीं है स्टेट की। ठीक है दोस्तों,
जैसे किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, कोई भी संगठन है, उसका चेयरमैन होता है, ठीक, कोई चेयरमैन होता है, चेयरपर्सन होता है, वैसे ही सीबीआई का डायरेक्टर होता है, ठीक है, डायरेक्टर, वैसे ही सीबीआई का डायरेक्टर होता है। और इसके जो डायरेक्टर होते हैं वो एक अपॉइंटिंग कमेटी होती है। अपॉइंटिंग कमेटी इनको इस डायरेक्टर को चूज करती है। उस अपॉइंटिंग कमेटी के जो चेयरपर्सन होते हैं वो प्राइम मिनिस्टर होते हैं। उसमें और भी मेंबर्स होते हैं, जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन होता है। अगर लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं है उस समय, तो जो भी अपोजिशन पार्टी होगी, सबसे बड़ी लार्जेस्ट पार्टी होगी, उसका लीडर वहां पर उसकी जगह कार्य करता है। फिर यहाँ पर चीफ जस्टिस होते हैं इस कमेटी के अंदर। अगर चीफ जस्टिस नहीं है तो चीफ जस्टिस की एडवाइस पर कोई और सुप्रीम कोर्ट का जज, कोई भी जो सीजेआई रिकमेंड करेंगे वो इस कमेटी में होता है। ये सब मेंबर्स होते हैं इस कमेटी में। और सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन के मेंबर्स वगैरह भी होते हैं इसको डायरेक्टर को चूज करने के लिए बेसिकली। लेकिन जो मेन जो रोल होता है डायरेक्टर को अपॉइंट करने का, वो प्राइम मिनिस्टर का, लीडर ऑफ अपोजिशन का और चीफ जस्टिस या फिर सुप्रीम कोर्ट जज का होता है। ये मिनिमम 2 साल के लिए अपॉइंट किए जाते हैं। मिनिमम 2 साल के लिए इनको अपॉइंट किया जाता है। तो दोस्तों ये बेसिकली सीबीआई का पूरा स्ट्रक्चर था। सीबीआई काम कैसे करती है, किस स्टैट्यूट पे काम करती है, क्या पावर्स है, कौन ऑथराइज करेगा सीबीआई को, ऑथराइज करने के बाद में कंसेंट देनी स्टेट की जरूरी है, ये सब चीज़ें हैं। और सीबीआई का हेडक्वार्टर जो है वो दोस्तों दिल्ली में है। दिल्ली में सीबीआई का हेडक्वार्टर है। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जब ऑथराइज कर देते हैं, जब ऑर्डर दे देते हैं, सिर्फ यही 2 अथॉरिटी ऐसी हैं जो ऑर्डर दे सकती है सीबीआई को। जब ये ऑर्डर दे देती हैं तो फिर कंसेंट जरूरी नहीं रह जाती है स्टेट की सीबीआई को देने के लिए। इंडिपेंडेंटली सीबीआई जांच कर सकती है उस मामले की। ठीक है दोस्तों, इसी के साथ ये लेक्चर सीरीज यहीं खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया है देन ठोको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल।